गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ अपने महागुरु जी का, जिन्होंने मुझे इस पैनल पर बोलने का मौका दिया। आशा करती हूँ आज की ये जो जानकारी है वो सभी को अच्छी लगे और हम सभी को आगे बढ़ने में हमारी मदद करे। तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपने मन से ही परेशान हो जाते हैं। हम समझ नहीं पाते, कोई निर्णय नहीं ले पाते, हम विचलित हो जाते हैं। तो आज इस सेशन के द्वारा हम अपने मन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मन क्या है। मगज, ब्रेन, यह एक भौतिक चीज के जैसा है। जिन भौतिक चीजों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, काट सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन मन, माइंड, वो एक ऊर्जा है, बिजली जैसी ऊर्जा, जिसे हम देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन को बेहतरीन बनाने में मन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों, सबसे पहले यह क्लियर कर लेते हैं कि वास्तव में मन क्या है और कौन कौन सी शक्ति है हमारे मन के पास। तो हमारा मन यानी माइंड, कंप्यूटर भाषा में कहा जाए तो यह एक सॉफ्टवेयर है, और मगज यानी कि हमारा ब्रेन, यह एक हार्डवेयर है। और हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह जरूरी है कि हम यह समझे कि हमारा मन काम कैसे करता है। और अगर हम यह समझ लेंगे तो इस शक्ति से हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो कई बार मन की शक्ति का गलत प्रयोग करने से मनुष्य अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है। जैसे कि बिजली का गलत प्रयोग करने से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। ठीक ऐसा ही मन का गलत उपयोग करने से जो है हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है। ठीक उसी तरह मन की ऊर्जा का भी गलत प्रयोग होने से जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। मनोविज्ञान, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में हम मन को दो भागों में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और नंबर 2 पर आता है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। मनोविज्ञान की इस अवधारणा से हम अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। चेतन मन जो है वह हमारी चेतन, सक्रिय, एक्टिव अवस्था है, जिसमें हम सोच, विचार और तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं या कोई भी हम कार्य करते हैं। और अवचेतन मन जो है तर्क और सोच विचार के निर्णय नहीं लेता, लेकिन यह हमारे पिछले जो अनुभव और धारणाएं हैं उनके आधार पर ही अपने तरीके से काम करता है। चेतन मन जो है वो हमारे जागते रहने तक ही काम करता है, लेकिन अवचेतन मन सोने के बाद भी काम करता है। यानी कि अवचेतन मन जो है वो 24 घंटे काम करता है। अब जैसे एक उदाहरण में देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है तो शुरुआत में वह साइकिल को बड़े ध्यान से कंट्रोल करना पड़ता है, उसको बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है और उसको कंट्रोल करना पड़ता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और वह डरा हुआ भी रहता है, उसको गिरने का डर रहता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वह साइकिल चलाना सीख जाता है, तब उसे साइकिल को कंट्रोल करने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अब साइकिल अपने आप संभल भी जाती है और वह अपने दोस्तों से बात करते हुए साइकिल चला सकता है आसानी से। तो साथियों, ऐसा क्यों हुआ? तो शुरुआत में जब वह व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तब वह अपना चेतन मन का इस्तेमाल करता है, और जब वह बार बार साइकिल की प्रैक्टिस करता है, अब हमने पीछे जैसे देखा कि हमारा अवचेतन मन जो है हमारे अनुभव और हमारी धारणाओं के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पर बार बार साइकिल चलाने का अनुभव जो है वो अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है, और जैसे ही वो अवचेतन मन में स्टोर होगा तो धीरे धीरे जो है अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। तो उसके बाद जो है साइकिल हम आसानी से चला सकते हैं। हमारा अवचेतन मन जो है वो एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से काम करता है।
अब हमारे शरीर में स्वचालित क्या है जो अपने आप चलता है? जैसे कि हमारा सांस लेना, हमारा दिल धड़कना, ये जो है अपने आप जो है स्वचालित तरीके से अवचेतन मन के द्वारा होते हैं। अब बात करते हैं कि चेतन मन की जो है मेन शक्ति क्या है। तो चेतन मन जो है संवेदना, सेंसेशन पर नियंत्रण, हमारी आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, इन पर नियंत्रण जो है हमारा चेतन मन करता है। नंबर 2 है हलचल, मूवमेंट। चेतन मन को हम ऑर्डर देकर हमारे शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार इधर से उधर मूवमेंट कर सकते हैं। ये जो हलचल का काम है यह चेतन मन करता है। नंबर 3 है विचार, थॉट्स। विचार करना चेतन मन का काम है। जब हम सुबह उठते हैं तब से लेकर रात तक विचार आते रहते हैं और सोने के बाद विचार नहीं आते, क्योंकि चेतन मन नींद में काम नहीं करता, इसलिए सोने के बाद हमें विचार आने बंद हो जाते हैं। नंबर 4 है तर्क करना, लॉजिक। किसी भी काम के बारे में सवाल करना कि कब, कैसे, क्यों, ये सब जो है चेतन मन करता है। नंबर 5 है पृथक्करण, एनालाइज। किसी भी चीज का एनालाइज चेतन मन के द्वारा होता है। नंबर 6 है अर्थघटन, इंटरप्रिटेशन या फिर स्पष्टीकरण। चेतन मन ही किसी चीज का स्पष्टीकरण करता है। नंबर 7 है चेतन मन से ही सही अपॉर्चुनिटी को जानना संभव होता है। और नंबर 8 है सही और गलत की परख जो है वो चेतन मन करता है। नंबर 9 है निर्णय। सही और गलत जानने के बाद जब आखिर में निर्णय लेने की बारी आती है तब चेतन मन से हम निर्णय लेते हैं। और नंबर 10 है अमल करना, एक्शन। एक्शन हम चेतन मन से ही करते हैं। और नंबर 11 है पसंद नापसंद, यानी कि सिलेक्शन। किसी भी चीज का सिलेक्शन जो है हम चेतन मन से ही करते हैं। और नंबर 12 है इच्छाएं, डिजायर। किसी भी चीज की इच्छा जगाना चेतन मन का ही कार्य है। और नंबर 13 नंबर है अवचेतन मन के द्वार पर पहरेदारी करना। अब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके द्वार पर पहरेदारी जो है चेतन मन करता है। क्यों करता है पहरेदारी? ताकि कोई भी खराब और नेगेटिव विचार जो है अवचेतन मन के अंदर ना जाए, वह रोकता है उस विचार को। तो दोस्तों ये तो थे हमारे चेतन मन के काम। अब हम जानते हैं कि हमारा अवचेतन मन क्या करता है, उसके क्या काम है। तो सबसे पहला आता है हलचल और संवेदना। अब यही काम जो है चेतन मन ने भी किया, हलचल और संवेदना। जब तक हम जागते हैं तब तक ये सब काम जो है हमारा चेतन मन कर रहा होता है, क्योंकि सोने के बाद भी हम सांस ले रहे हैं, हम करवट भी ले रहे हैं। तो उस टाइम पर हमारा चेतन मन तो सो गया, लेकिन हमारा जो है सबकॉन्शियस माइंड जो है, हमारा अवचेतन मन जो है उस टाइम पर ये सब काम करता है। नंबर 2 है रिफ्लेक्सेस, अचानक से होने वाले काम। अचानक से हमने किसी गर्म चीज को टच किया और अचानक से हमने हाथ हटाया, अचानक से हमने कहीं पर सांप देख लिया और हम भागकर खड़े हो गए। तो ये क्या है, अचानक से होने वाले काम जो है ये सबकॉन्शियस माइंड करता है। क्योंकि जिसका सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा होता है, कमजोर, जो दिमाग से कमजोर होता है, उसके सामने चाहे कुछ भी है, वो गड्ढे में भी गिर जाता है, वो सांप के सामने भी खड़ा रहता है, जिसमें कहते हैं ना दिमाग की कमी होती है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अचानक से जो है हमें होने वाले चीजों से रोकता है। दूर संवेदना, टेलीपैथी। ईश्वर ने हमारे मन मस्तिष्क में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर फिट किया हुआ है, जो कि इतना शक्तिशाली है कि पूरे ब्रह्मांड में आज तक किसी ने ऐसी मशीन नहीं बनाई। लेकिन इस ट्रांसमीटर और रिसीवर को चलाना हम नहीं जानते। इसी का उपयोग करके हम दूसरे लोगों की बातों को जान सकते हैं। और नंबर 4 आता है याद शक्ति। याद शक्ति के 3 स्टेप होते हैं। नंबर 1 रजिस्टर, नंबर 2 स्टोरेज और नंबर 3 है रिकॉलिंग। रजिस्टर और रिकॉलिंग चेतन मन से जुड़ा हुआ है।
चेतन मन का काम है, जबकि स्टोरेज जो है, स्टोरेज अवचेतन मन करता है। यदि स्टोरेज सही से हो गया तो रिकॉलिंग आसानी से हो जाती है। कोई भी बात अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई है तो हम आसानी से उसे याद कर सकते हैं। नंबर 5 है अंतरात्मा की आवाज। जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि ये काम गलत है, इसको मत करो। तो भगवान ने इंसान को गलत काम करने से रोकने के लिए उसके भीतर एक रडार सेट किया हुआ है जो अवचेतन मन के नियंत्रण में है। नंबर 6 है त्रिकाल ज्ञान। हमारे अवचेतन मन से पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ भी नहीं छुपा है। यह भविष्य में होने वाली घटनाओं को भांप लेता है और कभी कभार इनका आभास भी करा देता है। संजय ने महाभारत की भविष्यवाणी इसी के आधार पर की थी। अब 7 नंबर आता है EQ, यानी कि इमोशनल कोसेंट, भावना का गुणांक। उच्च IQ सफलता का मानक नहीं है। कहते हैं ना इसका IQ लेवल बहुत अच्छा है तो ये बहुत आगे जाएगा, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। हमारा जो IQ लेवल है वही सफलता का मानक नहीं है। EQ व्यक्ति को सफल बनाता है। अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कभी कभार कम EQ के कारण संस्था को बड़ी से बड़ी हानि पहुंचा सकता है। जैसे कि अभिनेत्री दिव्या भारती, हिटलर, गुरुदत्त, इनका IQ लेवल तो बहुत अच्छा था लेकिन इनका EQ लेवल अच्छा नहीं था। उसी की वजह से इन सब ने सुसाइड कर लिया। तो EQ लेवल अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। EQ लेवल बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? EQ लेवल बढ़ाने के लिए हमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी, हमारी सकारात्मक भावनाएं जो हैं उन्हें बढ़ाना होगा। हमारे शरीर में 2 तरह की भावनाएं होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, प्रफुल्लता, फेथ, टॉलरेंस, ये सब क्या है? हमारी पॉजिटिव एनर्जी है। और डर, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, सैडिज्म, चिंता, निर्दयता, ये सब क्या है? नेगेटिव एनर्जी है। तो हमें अपना EQ लेवल बढ़ाने के लिए अपनी पॉजिटिव एनर्जी जो है हमारी, उन्हें बढ़ाना होगा। नंबर 8 है आयोजन करना। ज्यादातर प्लानिंग जो है हम चेतन मन से करते हैं, इसको ह्यूमन प्लानिंग बोलते हैं, जिसमें हम अक्सर फेल हो जाते हैं और तब हम कहते हैं कि भगवान का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बिगाड़ सकते हैं तो सिर्फ अपना ही बिगाड़ सकते हैं। किंतु जब हम अर्ध जागृत मन से प्लानिंग करते हैं तब यह होती है डिवाइन प्लानिंग, जो हर हाल में पूरी होती है। अक्सर उन लोगों के लक्ष्य हमेशा पूरे होते हैं जो अर्ध जागृत मन के द्वारा प्लान होते हैं। नंबर 2 है अवसर खड़े करना। हमारा जो अवचेतन मन है वह हमारे लिए अवसर खड़े करता है। नंबर 10 है विजडम। सही समय पर सही निर्णय लेना अवचेतन मन की विशेषता है। जब भी हम किसी भी मुश्किल में, किसी भी गफलत में पड़ने वाले हैं, अगर हम उस समय पर निर्णय अवचेतन मन के ऊपर छोड़ देते हैं तो अवचेतन मन हमारे विश्वास के अनुरूप ही हमें रिजल्ट दिलाता है, सबसे उत्तम रिजल्ट आएगा। तो 11 नंबर है मेंटल क्लॉक। दोस्तों, हमारे अवचेतन मन के पास एक नैसर्गिक घड़ी है जो हमें सही समय पर उठा देती है। अगर हम अपने अवचेतन मन को कमांड देते हैं कि मुझे इस समय पर उठना है, तो अवचेतन मन बिना किसी देरी के उस समय पर एक बार जरूर उठाता है। नंबर 12 है मेंटल कैलेंडर। मित्रों, हमें अपने जीवन में जो भी पाना है उसकी एक निर्धारित समय सीमा जरूर लिखिए, तभी अवचेतन मन उस पर सही से कार्य कर पाएगा। हमें कोई भी गोल किस वर्ष प्राप्त करना है, सबका लिखित लेखा जोखा होना बहुत ही जरूरी है। नंबर 13 है हीलिंग पावर। मैंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना जिसने लगातार सोच कर अपने शरीर में कैंसर उत्पन्न कर लिया था, और कैंसर इतना भयानक था कि मुंबई के टाटा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। बाद में उसको लुइस हे
उनकी एक बुक मिली, यू कैन हील योर लाइफ। उसे पढ़कर, उसका पूरा प्रोसेस समझकर उसने अपने एहसास और अपनी भावनाओं को बदला और 2 महीने के बाद उसका कैंसर जड़ से खत्म हो गया। डॉक्टर भी हैरान रह गए कि यह कैसे हुआ। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हीलिंग पावर हमारे अवचेतन मन के पास है। यह कोई बीमारी उत्पन्न भी कर सकता है और प्रोसेस को रिवर्स करके ठीक भी कर सकता है। नंबर 14 है इच्छा मृत्यु। हम अपनी इच्छा मृत्यु खुद चुन सकते हैं, कहाँ मरना है, कब मरना है, किस स्थिति में मरना है। महाभारत में भीष्म पितामह इस अवचेतन मन की शक्ति का बखूबी उपयोग करना जानते थे। नंबर 15 आता है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। मन वचन कर्म की एक रूपता जो औरों को खुश करे, वही है आध्यात्मिकता। नंबर 16 है अट्रैक्शन, चुंबकीय शक्ति। हम सभी एक चुंबक है। अपने जीवन में हर उस चीज को हम खींच सकते हैं जो हमें पसंद हो, किंतु इस मैग्नेट को हमेशा जो है चार्ज करते रहना पड़ेगा। इसके लिए एक टेक्निक है, शबरी की टेक्निक, हमें उसको अपनाना पड़ेगा। जैसे शबरी राम 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 करती चली गई और राम को शबरी के पास आना ही पड़ा, ठीक ऐसे ही हमें जो भी चाहिए, अगर हम उसके पीछे पड़ जाएंगे, हमें पावर चाहिए तो पावर 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 अगर हम बोलते जाएंगे तो हमें पावर जरूर मिलेगी। हमें पैसा चाहिए तो हमें पैसा पैसा याद रखना पड़ेगा, हमें पैसा चाहिए तो हमें पैसा जरूर मिलेगा। अगर हम अनथक बोलते जाएंगे तो जो हमें चाहिए वह हर हाल में हमारी दुनिया में जरूर प्रकट होगा। नंबर 17 है पेन कंट्रोल। शरीर में किसी भी अंग में दर्द है और उस दर्द को काबू में करना हमारा अवचेतन मन करता है। नंबर 18 है निजी भगवान। दोस्तों, हर धर्म में भगवान से हम क्या चाहते हैं? प्रेरणा, ऊर्जा, मार्गदर्शन। यह सब अवचेतन मन हमें देता है, इसलिए हम इसे हर एक व्यक्ति का निजी भगवान कहते हैं। नंबर 19 है अपार सृजन शक्ति। दोस्तों, ताजमहल, एफिल टावर, रिलायंस, ये सब जो है अपार सृजन शक्ति के उदाहरण हैं। हम सभी अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल कर अपनी मनपसंद सृष्टि को निर्मित कर सकते हैं। नंबर 20 है सारे विश्व के ऊपर अवचेतन मन के असर। जब तानसेन ने दीपक राग गाया तो आग भड़क उठी। ताना रे ने राग मल्हार गाया तो बारिश होने लगी। सीता माता की एक कमांड पर धरती फट गई और सिर्फ राम राम लिखने से पत्थर तैरने लगे। कौन सा विज्ञान इन सब की व्याख्या करता है? यह सब अवचेतन मन की शक्तियां हैं। श्री श्री रविशंकर जब बेंगलोर में अंतरराष्ट्रीय आश्रम में होते हैं, तब उनकी ध्यान साधना से बादल आते हैं और वहां पर बारिश होती है, बरसते हैं। आप कभी भी आश्रम में जाकर यह सब देख सकते हैं। वहां के सांप, बिच्छू, हिंसक जानवर, उनमें से हिंसा खत्म हो गई है। वहां हमेशा हरियाली रहती है। यह श्री श्री रविशंकर महाराज जी की अवचेतन मन की शक्तियों का एक छोटा सा नमूना मात्र है। नंबर 21 है कंट्रोल। अरे पहले लिखता इसमें तो मारता ही वो तो लिख जाएगा उसके ऊपर फिर। नंबर 21 है कंट्रोल ओवर एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। महान महर्षि योगी जिन्होंने श्री श्री रविशंकर और डॉक्टर दीपक चोपड़ा जो है उन्हें मेडिटेशन सिखाया था, जब वह खुद ध्यान में होते थे तो वह हवा में ऊपर उठ जाते थे। इसको योजिक फ्लाइंग कहते हैं। हमारा अवचेतन मन बड़ा शक्तिशाली है, इसका हमारे शरीर के हर भाग पर काबू रहता है। और नंबर 22 है क्रिएटिव थिंकिंग। एक होती है ऑर्डिनरी थिंकिंग जो होती है चेतन मन से, एक होती है क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है अवचेतन मन से। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी, पंडित रविशंकर, लियोनार्डो दा विंची
आदि सभी ने क्रिएटिव थिंकिंग कर दुनिया को अनमोल रत्न दिया। लियोनार्डो दा विंची को वाइजेस्ट मैन ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। नंबर 23 है स्वास्थ्य। जब भी हमसे कोई पूछता है कैसे हो, तो हम क्या कहते हैं? फाइन। यह कहने का तात्पर्य क्या है कि हम अपने अवचेतन मन से कह रहे हैं कि सब ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। तो अवचेतन मन हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पर पूरा कंट्रोल रखता है, जो हमारे शरीर में पाचन, श्रवण, हार्मोन्स पैदा करना, इन सब पर जो है नियंत्रण करता है। जब भी चेतन मन के माध्यम से कोई भी नेगेटिव कमांड जो है अवचेतन मन में जाती है, तो हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें अवचेतन मन को स्वयं से ही, अपने आप से ही अच्छे सुझाव देते रहना चाहिए। जैसे कि मैं कल जितना स्वस्थ था, आज मैं उससे भी अच्छा हूं। तो अब मन की विशेषताएं, ये तो थे अवचेतन मन के काम। अब हम जानेंगे कि मन की विशेषताएं। चेतन मन जो है उसके पास 10% पावर है, और जो हमारा अवचेतन मन है उसके पास 90% पावर है। दोस्तों, मन पानी में पड़े उस बर्फ के पहाड़ के जैसा है, जिसका मात्र 10% हिस्सा जो है पानी के बाहर रहता है, और बाकी का जो 90% हिस्सा है वो पानी के अंदर रहता है। ठीक उसी तरह हमारा चेतन मन हमको दिखाई नहीं देता। अवचेतन मन, हमारा चेतन मन हमको दिखाई देता है, और हमारा जो अवचेतन मन है वो हमें पानी में पड़े हुए उस डूबे हुए पहाड़ की तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन वास्तव में वह होता है। चेतन मन जब हम जागृत अवस्था में होता है तभी काम करता है, लेकिन अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। कोई भी काम करने का आदेश जो है पहले चेतन मन के पास जाता है, और उसके बाद वह अवचेतन मन के पास जाता है। इस तरह चेतन मन एक फिल्टर के जैसे काम करता है, जो मिले हुए आदेश में से अच्छे और बुरे को देखकर, जांच कर, उसके बाद जो है आगे भेजता है, हमारे अवचेतन मन के पास भेजता है। जैसे कि जो अच्छे विचार हैं वो भेज देगा, और जो बुरे विचार हैं हमारा अवचेतन मन कहेगा ये गलत है, हमें नहीं करना, और अगर हमें वो नहीं करना है तो वो हमारे अवचेतन मन के पास नहीं जाएगा। कोई भी लक्ष्य तय करने में चेतन मन का इस्तेमाल होता है, और अवचेतन मन उस लक्ष्य को पूरा करता है। हमारा अवचेतन मन ही हमारी आत्मा है। जब कोई इंसान की आत्मा शरीर छोड़कर जाती है तब उसकी मौत हो गई, ऐसा बोलते हैं। वास्तव में जब अवचेतन मन काम करना बंद कर देता है तभी ऐसा होता है। मतलब शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं हैं हमारा अवचेतन मन करता है, और जब ये सब क्रियाएं बंद हो जाती है तब इंसान की मौत हो गई, ऐसा कहते हैं। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन ही हमारी आत्मा है, और सभी का अवचेतन मन एक अलौकिक शक्ति के साथ जुड़ा होता है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। मन का स्थान। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारा मन हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। मन कोई चीज नहीं है जिसे हम भौतिक रूप से देख सकते हैं। मन एक ऊर्जा है। हमारे चेतन मन का स्थान है हमारा ब्रेन, जो हमारे सिर के अंदर होता है, और हमारा अवचेतन मन जो है वो हमारे पेट के जठर के पीछे चेत तंत्रा की जाली में होता है, जिसे हम पेट का मगज, नाभि चक्र, सूर्य चक्र आदि नामों से जानते हैं। अब मन के विविध नाम। मन के नाम क्या है? अलग अलग जो नामों से हम जानते हैं मन को। चेतन मन जो है उसको तार्किक मन, पृथक्करण मन, लेफ्ट ब्रेन, आउटर माइंड, जागृत मन, कॉन्शियस माइंड, इन सब नामों से हम जानते हैं। सब अपने अलग अलग नाम लेकर जो है बोलते हैं। अब है अवचेतन मन। अवचेतन मन है इलॉजिकल माइंड, क्रिएटिव माइंड, राइट ब्रेन, अंतर मन, इनर माइंड, अज्ञात मन, अननोन माइंड, अर्ध जागृत मन, सबकॉन्शियस माइंड। इन सब नामों से जो है हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को
बोलते हैं। अब आते हैं मन की अवस्थाएं। मन की अवस्थाएं, ब्रेन जो है हमारा, उसमें 4 तरह की तरंगे होती हैं। नंबर 1 है बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। ये 4 तरह की तरंगे जो हैं हमारे ब्रेन की होती है। जो बीटा तरंगे होती हैं उसमें हमारा जो ब्रेन है वो पूरी तरह से एक्टिव रहता है। हमारी दिमागी तरंगे उसमें 20 से 24 प्रति मिनट से चल रही होती हैं। यह पूर्ण रूप से जागरूक अवस्था है, जैसे हम अभी बैठे हुए हैं। अल्फा अवस्था, अल्फा अवस्था में मन जो है वो थोड़ा शांत हो जाता है। इस समय में हमारी दिमागी तरंगे जो है 8 से 15 के बीच प्रति मिनट चल रही होती है, जिसे हम आधी जागी आधी सोई अवस्था कहते हैं, यानी कि अर्ध सुप्त अवस्था। नंबर 3, थीटा अवस्था। थीटा अवस्था में हमारा चेतन मन पूरी तरह से शांत होकर निद्रा में चला जाता है। इसमें हमारी दिमागी तरंगे जो है 5 से 8 के प्रति मिनट के बीच हो जाती हैं। इसे हम पूर्ण निद्रा की अवस्था कह सकते हैं। इस अवस्था में हम खूब सपने देखते हैं। इस अवस्था में हम अवचेतन मन के बहुत ही नजदीक होते हैं। और नंबर 4 है डेल्टा अवस्था। डेल्टा तरंगे, हम गहरी निद्रा या गहरी समाधि जैसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां हमारे दिमाग की तरंगे पूरी तरह से शांत होकर 3 से 5 प्रति मिनट के बीच चल रही होती है। इस अवस्था में हम पूर्ण रूप से बेहोश होते हैं। यह निद्रा 8 घंटे की नींद में मुश्किल से 2 घंटे आती है। इसमें सपने और अवचेतन मन बिल्कुल शांत और निष्क्रिय हो जाते हैं। अवचेतन मन को सुझाव देने के लिए, अगर हमें अपने अवचेतन मन तक कोई सुझाव पहुंचाना है, तो उसमें जो है हमारी जो है गहरी अल्फा अवस्था जो है वो पर्याप्त है। जब हम, जिसे हम बोलते हैं ना अर्ध सुप्त अवस्था, आधे सोए आधे जागे, तो जब भी कोई भी मैसेज हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है तो हमें अल्फा अवस्था में जाना पड़ेगा। दिन में जब भी हम जग रहे होते हैं तब हमारा चेतन मन कार्यरत होता है, और जब हम रात में सो जाते हैं तब हमारा अवचेतन मन कार्यरत होता है। अब ऐसे स्थिति में कोई भी बात हमारे अवचेतन मन को कैसे पहुंचाना है, तो हमें एक ऐसी अवस्था में जाना पड़ेगा, उस अवस्था में हमारे दोनों मन एक्टिव हो। और दोस्तों, यह जो है अल्फा अवस्था है, जिसमें हम आधे सोए और आधे जागे हुए रहते हैं। जैसे हमें योग मेडिटेशन जो है अल्फा अवस्था में ही कोई भी मैसेज अगर हमें पहुंचाना है तो हम पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हमने देखा है कि मन पर अल्फा अवस्था का एक विशेष महत्व है। इस अवस्था में कई फायदे हैं, इसलिए दिन में एक बार अल्फा अवस्था में बैठकर अवचेतन मन को अपने सुझाव जरूर देने चाहिए। अल्फा अवस्था हमारे शरीर में हीलिंग पावर को बढ़ा देती है। हमारा शरीर जो है आयु रहित अल्फा अवस्था के कारण ही बनता है। जब हम इस अवस्था में पहुंचते हैं तो हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वो जो है बंद हो जाता है, और उससे हमारा जो है आयुष्य बढ़ता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जो होते थे वो 500 साल तक जी जाते थे, क्योंकि वो योग करते थे, वो अल्फा अवस्था में बैठते थे। तो अब बात करते हैं कि हम अल्फा अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैसे पहुंचे हम अल्फा अवस्था में। तो ये 2 तरीके से होता है। नंबर 1 होता है नेचुरली, और नंबर 2 है अपनी इच्छा से। नेचुरली कैसे होता है? रात को जब हम सोने जाते हैं तब, और सुबह जब हम उठते हैं तब, जब हम अर्ध सुप्त अवस्था में होते हैं तब। और नंबर 2 है अपनी मर्जी से। अगर हम चाहें, जब भी चाहें, अपनी मर्जी से अल्फा लेवल पर जा सकते हैं। इसके लिए हमें इसके लिए एक मेथड है रिलैक्सेशन की रीत। उसके लिए हमें अपने आप को रिलैक्स करके जब चाहे अल्फा अवस्था में जा सकते हैं। अपनी रिक्वेस्ट जो है सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं। तो अब हमें सभी को अपने काम से जुड़े सारे मैसेज अवचेतन मन तक पहुंचाने हैं, ताकि हम जल्दी से डायमंड बने। और दिन में एक बार ये अभ्यास जरूर करना है।
तो इसी नेक विचारधारा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सर।